जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सेशन क्लास 12th के लिए कंपनी अकाउंट्स का, जिसमें हम देखेंगे शेयर्स को इशू करना और डिबेंचर को इशू करना। मतलब ये चैप्टर सिर्फ 12th पास करने के लिए ही नहीं है। जब आप सेकेंड ईयर के अंदर जाएंगे, यानी कि बीकॉम करेंगे, जिसके अंदर सेकेंड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट होगा कॉर्पोरेट अकाउंट के नाम से, उसके अंदर इसको आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये तो छोटा एक इंट्रोडक्शन है 12th के अंदर, लेकिन आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही इसको नहीं पढ़ना है। इसको क्या करना है, आपको इतना अच्छे से समझ लेना है कि आपके सेकेंड ईयर में भी आपको बहुत हेल्प मिले। फिर उसके बाद अगर आप सीए करते हैं या सीएस करते हैं, कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं या कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, उसके अंदर भी ये चैप्टर काम में आएगा। अगर ये भी नहीं करते हैं तो आप भविष्य में शेयर्स का अगर कारोबार करते हैं, सपोज शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत इसमें हेल्प मिलेगी। उसके बाद डिबेंचर, अगर बैंक से अपन डिबेंचर लेते हैं, इशू करते हैं, लेते करते हैं ना, लेन देन करते हैं, उसमें भी इनका क्या रोल रहेगा, इसके बारे में भी अपन जानेंगे। ठीक है, तो ये शेयर्स और डिबेंचर हमारे सिर्फ न कि 12th में, यानी कि आने वाले भविष्य में, यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे ताकि 12th में भी अच्छे स्कोर अचीव कर सकें, और उसके बाद भी भविष्य के अंदर क्या रहेगा, शेयर्स क्या होते हैं और डिबेंचर क्या होते हैं, इसके बारे में अपन डिटेलिंग में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो इसके हम कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम देखते हैं सिर्फ बेसिक, यानी कि थ्योरेटिकल, यानी कि जब तक आप अगर इस थ्योरी को अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक आप प्रैक्टिकल करोगे कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको थ्योरी भी समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से थ्योरी के भी क्वेश्चन बनते हैं और प्रैक्टिकल के भी बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला, नाम से आपको पता चल रहा है, आपको बता देता हूँ, नाम से पता चल रहा है कंपनी लेके। कंपनी लेके का मतलब होता है कंपनी अकाउंट्स, यानी कि जो कंपनियां होती है वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन किस तरह से करती है। उसके अंदर दो तरह के कारोबार करती है, एक तो अंशों का और दूसरा ऋण पत्रों का निर्गमन करती है, यानी कि इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, यानी कि शेयर्स को इशू करती है और डिबेंचर को इशू करती है। अब अपने लिए वर्ड ये आते हैं शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या, यानी क्या अपन सीखेंगे, उसके बारे में एक बार डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये पॉइंट्स पे अपन टच करेंगे। सबसे पहले आता है कंपनी का अर्थ एवं विशेषता, यानी कि सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपनी होती क्या है और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कंपनी के विभिन्न प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनियां कितने प्रकार की होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। फिर आता है नेक्स्ट कंपनियों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनियों को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है अंश एवं अंशों के प्रकार, यानी कि शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्षमता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है कंपनी की अंश पूंजी के प्रकार, यानी कि अंश पूंजी के प्रकार किसकी, कंपनी के, यानी टाइप्स ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट आता है कंपनी की अंश पूंजी की स्थिति विवरण में प्रकटीकरण, यानी कि बैलेंस शीट जो होगी उसके अंदर हम इन शेयर्स को कैसे शो करेंगे। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अंशों के सममूल्य और प्रीमियम पर निर्गमन का लेखांकन, यानी कि सममूल्य क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है, यानी कि पार वैल्यू क्या होती है और प्रीमियम वैल्यू क्या होती है, उस पर शेयर्स को कैसे इशू करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अंशों का रोकड़ के बदले एवं प्रतिफल के बदले निर्गमन का लेखांकन, यानी कि आप क्या करते हैं, शेयर्स को इशू करते हैं, उसके बदले में कोई चीज लेते हैं या कैश लेते हैं, तो इसका क्या ट्रांजेक्शन हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा अंशों का न्यून अभिदान एवं अभिदान, इसके क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं, यानी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा श्वेत क्षमता अंश, अधिकारांश श्वेत इक्विटी शेयर्स, अधिकारांश को बोलते हैं राइट शेयर्स, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना, एस्क्रो अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋण पत्रों का अर्थ एवं विशेषता एवं प्रकार, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो पॉइंट रहेंगे वो आपके शेयर से रिलेटेड है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये शेयर से रिलेटेड है। फिर उसके बारे में आएगा अब ऋण पत्रों का अर्थ विशेषता एवं प्रकार, यानी कि ऋण पत्र क्या होते हैं, किस काम में आते हैं, क्यों इशू किए जाते हैं, उनका निपटारा वापस कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में अपन डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। फिर आएगा अंश एवं ऋण पत्र में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। फिर नेक्स्ट है ऋण पत्रों के निर्गमन का लेखांकन का व्यवहार, यानी कि जब आप ऋण पत्रों को निर्गमित करेंगे, यानी कि इशू करेंगे डिबेंचर को, तब हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन क्या करेंगे।
फिर आएगा ऋण पत्रों का चिट्ठे में प्रकटीकरण, यानी कि प्रकटीकरण का मतलब इनको भी जिस तरह से शेयर्स को शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, वैसे ही डिबेंचर को कैसे शो किया जाएगा। फिर नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन का अर्थ एवं लेखांकन एवं व्यवहार, यानी कि अगर कैश के बदले अगर आप क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, तो उनका इशू करते समय आप लेखांकन कैसे करेंगे, यानी कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कैसे क्या रहेगा, कैसे एंट्री करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। फिर प्रतिभूति के रूप में शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन, ये कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है। इसमें क्या रहता है कि जब आप डिबेंचर इशू करेंगे, ठीक है, उस समय कौन कौन सी शर्तों पर आप करेंगे, प्रीमियम पर है या डिस्काउंट पर है, ठीक है, इस तरह से अपन डिबेंचर के बारे में देखेंगे। फिर आता है ऋण पत्रों पर ब्याज का अर्थ एवं लेखांकन, अगर आप डिबेंचर हैं इशू किए हैं तो उस पर किस तरह से इंटरेस्ट मिलेगा, इसके बारे में देखेंगे। फिर ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि को अपलिखित करना, यानी कि जब आप डिबेंचर को इशू करेंगे तो उस पर होने वाला डिस्काउंट या लॉसेस को कैसे रिटर्न ऑफ किया जाएगा, कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारे थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि अध्ययन के उद्देश्य, ठीक है। अब चर्चा करते हैं सबसे पहले कंपनी का अर्थ एवं विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहले आ रहा है कंपनी की अर्थ एवं परिभाषा। तो क्या परिभाषा बता रखी है कि कंपनी का संयुक्त स्कंद यानी जॉइंट स्टॉक वाली कंपनी एक ऐसा संगठन है जिसका निर्माण सामान्यतः तो एक व्यवसाय को चलाने के लिए व्यक्तियों के एक समूह द्वारा कानून की एक प्रक्रिया पूर्ण करने पर होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, कानूनन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि व्यक्तियों के एक समूह द्वारा कानून की एक प्रक्रिया पूर्ण करने पर होता है, ठीक है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में आया, मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए आपके कि ये किस तरह का व्यक्ति, एक आर्टिफिशियल पर्सन है यानी कृत्रिम व्यक्ति है जो अपने सदस्यों से पृथक होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से पृथक होता है, लेकिन साझेदारी में साझेदारों का अस्तित्व उनकी साझेदारी से पृथक नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है कंपनी की पूंजी अनेक भागों में विभक्त होती है, बिल्कुल, क्योंकि कंपनी की जो बड़ी पूंजी होती है उसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड किया जाता है, जिसका एक हिस्सा अंश कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसका एक अंश, मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 1 करोड़ की कंपनी है, अगर उसके शेयर्स किए जाएंगे मान लो 10 रुपए वाले टुकड़ों में किए जाएंगे तो 1 लाख रुपए की जो कंपनी है, टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए की 10 रुपए के पर शेयर में अगर डिवाइड किए जाएंगे तो उसके 10,000 टुकड़े होंगे, यानी 10,000 शेयर्स होंगे। समझ में आ रहा है। तो क्या किया जाएगा, यानी कि जो कैपिटल डिसाइड है, मतलब उनकी कैपिटल है, उसमें जितने रुपए के शेयर रखने उनका डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो उन पर शेयर्स को क्या कहेंगे, शेयर कहते हैं, ठीक है। कंपनी की अंश पूंजी के हिस्से की मालिक सदस्य या अंशधारी कहते हैं, ठीक है। इनके जो सदस्य होते हैं उनको क्या कहते हैं, सदस्य या अंशधारी, जबकि पार्टनरशिप में क्या कहलाता था, वो साझेदार, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी के आशय इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व के किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है। देखो नया अधिनियम आया है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार, या इससे पहले भी अगर कोई अधिनियम लागू है, अगर उनके अंतर्गत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी कहलाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे के बारे में। प्रोफेसर हेने के बारे में बता रखा है। प्रोफेसर हेने के अनुसार कंपनी एक विधान द्वारा निर्मित प्रतिम व्यक्ति है जिसका प्रतीक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है और जिसकी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा का मतलब होता है कॉमन सील, जिसको क्या किया जाता है, कॉमन हर कोई एक्सेप्ट करता है, यानी कि जिसके लिए कोई भी विरोधाभास नहीं होता है, सामान्य रूप से सभी जने उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि कॉमन सील का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने लोगो देखे होंगे, बहुत सारी कंपनी के अलग अलग लोगो होंगे जो क्या करते हैं, मतलब इशू जो जाते हैं, मतलब उनके नाम नहीं, उनके सिर्फ लोगों से ही पहचान में आ जाती है, हाँ ये वो वाली कंपनी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन सार्वमुद्रा, जिससे क्या करती है वो कंपनी उसी सार्वमुद्रा के पहचान पर क्या करती है, बिजनेस करती है। जैसे हॉलमार्क नहीं होता कि पर्टिकुलर कोई चीज लाते हैं उसके ऊपर ये हॉलमार्क ही देखे, अगर इसके अलावा कोई हमारे नाम से तो क्या होता है, बहुत सारी डुप्लीकेट कंपनियां मार्केट में आ जाती है, लेकिन जो होलोग्राम होता है, जो मार्क होता है, जो सार्वमुद्रा होती है, उसी के थ्रू क्या होती है, वो कंपनी पहचान में आती है और उसी के थ्रू बिजनेस करती है, ठीक है। अब देखो आगे इसके बारे में क्या बता रखा है। इस प्रकार सरल शब्दों में कह सकते हैं कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। ये ध्यान रखना कि कंपनी जो बनती है उसको कोई आदमी नहीं बनता है, वो विधान यानी कानून बनाता है और कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है।
जो अपना कार्य सार्व मुद्रा द्वारा करती है, ठीक है। यानी कंपनी क्या होती है, उसका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है और जो अपनी सार्व मुद्रा द्वारा कार्य करती है, ठीक है। अब आते हैं कंपनी की विशेषताओं के बारे में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहले ये विशेषता है कि यह कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम से समामेलित संस्था होती है। यानी कि समामेलित का मतलब होता है बनने वाली, ठीक है। यानी कि जिसका निर्माण 2013, कंपनी अधिनियम 2013 याद रखना, कौन सा? कंपनी अधिनियम 2013। अगर इसके अंतर्गत या इससे पहले का अगर कोई अधिनियम है, अगर उसके अंदर समामेलित, समामेलित का मतलब होता है निर्माण करना, बनना या रजिस्टर्ड होना संस्था होती है। दूसरा है, यह विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम एवं अदृश्य व्यक्ति है। ध्यान रखना, कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति भी है और अदृश्य व्यक्ति भी है। अदृश्य व्यक्ति इसलिए क्योंकि इसको हम देख नहीं सकते हैं, मतलब कंपनी का नाम सुनने में आता है लेकिन कंपनी एक अदृश्य व्यक्ति मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है, ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो अपने जो मेंबर्स हैं, मतलब सदस्य हैं, उनसे क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा, पृथक रहेगा, ठीक है, सेपरेट रहेगा। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, एक कंपनी का उत्तराधिकारी सतत होता है। समझ में आ गया, उत्तराधिकार सतत रहेगा, जो कंपनी है उसका उत्तराधिकार क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। अंशों द्वारा सीमित कंपनी में उसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। यानी कि इस पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है कि जो भी सदस्य कंपनी के अंदर जुड़ा हुआ है उसका दायित्व क्या होता है, लिमिटेड होता है, यानी कि सीमित होता है। समझ में आ गया? सीमित का मतलब ये है कि अगर कंपनी को मान लो 5 करोड़ का घाटा हो गया तो पर मेंबर को 5 करोड़ का नहीं भरना, उसका जितना लिमिटेड है, मतलब जितना उसका दायित्व है बस उसको वही वहन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, निजी कंपनी को छोड़कर एक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ध्यान रखना, कौन सी कंपनी? निजी कंपनी। यानी निजी कंपनी के अंदर जो शेयर ट्रांसफर करते हैं उसके ऊपर बैन है, यानी कि प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। उसके अलावा जो कंपनी है वो क्या करती है, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, जैसे पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट है, कंपनी का संचालन उसके स्वामियों के द्वारा चुने गए संचालकों के माध्यम से किया जाता है। अब क्या होता है कि कंपनी के अंदर हजारों मेंबर्स होते हैं, लाखों मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो क्या सभी जने मिलके कंपनी को चलाएंगे? नहीं, वो क्या करेंगे, सभी जने वोट करेंगे और वोट के द्वारा क्या करते हैं, संचालक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ इनको कमेटी को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब उनको चुनते हैं। फिर वो जो चुने हुए लोग हैं वो क्या करते हैं, कंपनी का संचालन करते हैं, यानी कि एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सभी लोगों की तरफ से, और फिर उनके द्वारा उनको चलाया जाता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो संचालन करते हैं। फिर मीटिंग्स होती है, उनके अंदर कंपनी सेक्रेटरी होता है जो सूचना को सबसे पहले प्रेषित करता है, ठीक है। सीए होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि कंपनी के जो स्वामियों के द्वारा चुने गए संचालकों के माध्यम से इसका संचालन किया जाए, क्योंकि एक शेयर भी अगर किसी ने खरीदा है तो वो भी उस कंपनी का मालिक है, और किसी ने 100 शेयर भी खरीद रखे तो भी वो कंपनी के मालिक है, लेकिन उनको वोट करने का राइट सिर्फ एक रहेगा। चाहे आपने एक शेयर खरीदा है तो भी आप एक वोट करेंगे, आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो भी आप एक ही वोट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, बोर्ड ऑफ इनका डायरेक्टर का चुनाव किया जाता है। फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, कंपनी की अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, यानी कि कॉमन सील बताया ना, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो कंपनी की अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, ठीक है। अब आते हैं कंपनी के प्रकार। अभी हमने देखा था प्राइवेट कंपनी को छोड़कर बाकी सारी कंपनियां क्या करती है, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। इसमें बताया ना, किसको छोड़ के, निजी कंपनी को छोड़कर एक कंपनी के अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। अब पढ़ते हैं कंपनी के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ कंपनी। देखो कंपनी यहाँ पर बता रखी है मुख्यतः कितनी है, 3 प्रकार की होती है। यानी कि यहाँ पर कंपनी कितने प्रकार की बता रखी है, 3 प्रकार की। पहली बता रखी है एक व्यक्ति वाली कंपनी, जिसको बोलते हैं ओपीसी कंपनी, यानी कि 1 पर्सन कंपनी। दूसरा है निजी कंपनी, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। और तीसरा सार्वजनिक कंपनी, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक कंपनी। अब देख लेते हैं ओपीसी क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है और पब्लिक कंपनी क्या होता है। इनको हम ओपीसी मतलब शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए लिख सकते हैं ओपीसी, यानी 1 पर्सन कंपनी। दूसरा होता है पीसी यानी प्राइवेट कंपनी, और एक होता है पब्लिक
कंपनी, यानी कि ये दो पीसी, एक तो प्राइवेट हो गया और एक पब्लिक कंपनी हो गया। ये भी पीसी है लेकिन इसके आगे ओ लगा है, यानी कि ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। ठीक है, ये तीनों पीसी पीसी ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन तीनों को किस तरह से बांट रखा है? पहला ओपीसी यानी कि जिसके अंदर एक ही मालिक होगा, प्राइवेट कंपनी, और तीसरी बता रखी है पर्सनल कंपनी। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262, ध्यान रखना एक क्वेश्चन इसका ये भी बन सकता है कि कौन सी धारा या कौन से सेक्शन के अंदर ओपीसी के बारे में डिटेल में बताया गया है या जिसके अनुसार रजिस्टर्ड होती है। तो ध्यान रखना 262 यानी कि 2013 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 262 के अनुसार एक व्यक्ति वाली कंपनी से आशय उस कंपनी से है जिसमें एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में हो। ध्यान रखना, जिसमें क्या होता है? उस कंपनी से है जिसमें एक ही व्यक्ति सदस्य के रूप में हो, यानी कि एक से ज्यादा सदस्य हो नहीं सकता है। इस प्रकार की कंपनी का समामेलन निजी कंपनी के रूप में होता है, यानी कि वही एक पर्सन उस कंपनी का मालिक भी कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? निजी कंपनी। ठीक है, दूसरा आता है निजी कंपनी का, और पढ़ते हैं इसके बारे में। एक व्यक्ति वाली कंपनी एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप से भिन्न होती है। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करते हैं तो ये और वो दोनों अलग अलग होंगी, क्योंकि एक व्यक्ति वाली कंपनी यानी कि ओपीसी में सदस्यों के सीमित दायित्व के साथ साथ पृथक वैधानिक अस्तित्व भी होता है, और जबकि एकल स्वामित्व का दायित्व उसकी निजी एवं व्यावसायिक संपत्तियों तक विस्तृत होता है। देखिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है कि अगर आप ओपीसी में रजिस्टर्ड हैं, यानी कि आपने वन पर्सन कंपनी बनाई है, अगर मान लो आपकी कंपनी के अंदर बहुत बड़ा लॉस आ गया या बहुत बड़ी लाइबिलिटी आपको वहन करनी पड़ जाए, तो आपको क्या करना पड़ता है? जितना आपका लिमिटेड है उतना लिमिट तक आप पे करेंगे, वहन करेंगे। उसके अलावा आप दिवालिया होने की कंडीशन में नहीं आएंगे ओपीसी की कंडीशन में। लेकिन अगर आप एकल स्वामित्व यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं, अगर आपके घाटा आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस घाटे को कवर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हो सकता है अपना घर बार भी बेचना पड़ जाए, अपनी जो भी आपने इकट्ठा कर रखा है धन पूंजी संपत्ति हो सकता है उनको भी नीलामी में लगा दिया जाए। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर मान लो कर्जा नहीं चुकता है तो आप दिवालिया घोषित भी हो सकते हैं। किसके अंदर? सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। ठीक है, तो ये था ओपीसी के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट और सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा लॉस। ठीक है, इसमें क्या होता है? पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और इसके अंदर पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं निजी कंपनी के बारे में, यानी प्राइवेट कंपनी। पहला पढ़ लिया हमने ओपीसी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? चलिए प्राइवेट कंपनी के बारे में देख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268, यहाँ 262 में ओपीसी है, 268 में निजी कंपनी के अनुसार निजी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जिसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए या अधिक जो निर्धारित की जाए होती है। ध्यान रखना यहाँ पर कैपिटल फिक्स हो जाएगी। कितनी? 1 लाख रुपए मिनिमम आपको चाहिए, जिसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है, जो अपने अंतर नियमों द्वारा पहला अंशों के हस्तांतरण अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। सबसे बड़ी इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके अंदर शेयर्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो वो है निजी कंपनी। और ओपीसी में भी नहीं होंगी, क्योंकि ओपीसी में तो एक ही पर्सन होता है, वो किसको शेयर्स ट्रांसफर करेगा? नेक्स्ट है, एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित करती है, वर्तमान व भूतपूर्व कर्मचारी के सदस्यों को छोड़कर। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? ओपीसी को छोड़ दो, ओपीसी में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है, लेकिन इस निजी कंपनी के अंदर क्या रहेंगे कि आप हाईएस्ट कितने बना सकते हो? 200 संख्या आप निर्धारित कर रखिए, यानी कि 200 तक आप मेंबर बना सकते हैं, सदस्य बना सकते हैं। लेकिन किनको छोड़ के? कर्मचारी और सदस्य को छोड़कर। कर्मचारी सदस्य या भूतपूर्व चाहे हो चाहे वर्तमान जो हैं उनको छोड़ के आपकी संख्या कितनी कर दी गई है? 200 तक सीमित कर दी गई है। तथा तीसरा पॉइंट इसमें बता रखा है कि अपनी किसी भी प्रतिभूति के क्रय विक्रय हेतु जनता को आमंत्रित करने पर रोक लगाती है। एक तो आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, और दूसरा आप कोई भी चीज नीलाम नहीं कर सकते, या कोई भी प्रतिभूति है उसको पब्लिक को ऑफर नहीं दे सकते। यानी कि इसमें शेयर्स आप पब्लिक के लिए ऑफर नहीं दे सकते। अगर आपको पब्लिक में ऑफर देना है तो इसके लिए आपको पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, एक निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है। यानी कि अगर आपको ओपीसी बनानी है तो 1 पर्सन चाहिए, प्राइवेट कंपनी चाहिए तो मिनिमम 2 और हाईएस्ट 200 चाहिए। उसके बाद
निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड भी लिखना होता है। ध्यान रखना कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उन सब के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होगा। जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है ना, कुछ भी ले लीजिए, भारतीय हेक्सार लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आप कंपनियां देखते हैं प्राइवेट की, उनके पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब देखते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। क्या होती है पब्लिक कंपनी यानी सार्वजनिक कंपनी? तो पब्लिक कंपनी वे कंपनी होती है जिसके अंदर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271, ध्यान रखना, अब यहाँ पर तीनों के अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं, इनके अंदर से हो सकता है क्वेश्चन बने। 262 ओपीसी है, 268 पीसी हो गया, और 271 क्या हो गया पब्लिक कंपनी। अब देखिए 262 से 268 कितने का डिफरेंस आ गया, 6, यानी कि 6 धारा बाद क्या आ जाएगा, 6 सेक्शन बाद क्या आ जाएगा, पीसी आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 के बाद 71, 3 यानी कि पहले का डिफरेंस 6 रहेगा, फिर 3 रहेगा। तो ध्यान रखना 262, फिर 6 का डिफरेंस 268, फिर 3 का डिफरेंस 271। तो इस तरह से अपन ये सेक्शन भी याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद अनुसार सार्वजनिक कंपनी से ऐसी कंपनी से है जो कि पहला एक निजी कंपनी नहीं हो, यानी कि पहली कंडीशन तो यही होनी चाहिए कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, जिसकी न्यूनतम पूंजी 5 लाख रुपए हो। यह ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1 लाख रुपए, और पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम होनी चाहिए 5 लाख रुपए। कंपनी के निर्गमन हेतु 7 या अधिक सदस्य होने चाहिए, बिल्कुल ये कंडीशन भी ध्यान रखना कि इसके अंदर मिनिमम कितने चाहिए, 7, और उससे अधिक हो सकते हैं, लेकिन वहां पर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और अधिकतम 200, और ओपीसी के अंदर 1, मिनिमम 1 और हाईएस्ट भी 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट, जो एक निजी कंपनी है किंतु यह कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी सहायक कंपनी है जो कि निजी कंपनी नहीं है, यानी कि ऐसी कंपनी है जो किसी निजी कंपनी की सहायक कंपनी नहीं होनी चाहिए। अर्थात इस धारा के तहत एक निजी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सहायता से कंपनी हो तो यह भी एक सार्वजनिक कंपनी मानी जाएगी। अगर कोई पब्लिक कंपनी है और अगर कोई इसकी हेल्पिंग कंपनी है तो वो भी एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, जिसको हम बोलते हैं डीम्ड पब्लिक कंपनी, ठीक है, सार्वजनिक कंपनी मानी जाती है। सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मिनिमम पर है, मिनिमम आपको 7 चाहिए, और हाईएस्ट का कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी मेंबर्स जोड़ सकते हैं, सदस्य जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या लिखना होता है, नाम के अंत में जो भी कंपनियां सार्वजनिक कंपनियां हैं वो अपने नाम के आगे अंत में लिमिटेड लिखती है, प्राइवेट कंपनी वाले प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, ठीक है। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए, 5 लाख रुपए, लेकिन मिनिमम क्या बोलते हैं सदस्य या मेंबर कितने होने चाहिए, 7। और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल चाहिए 1 लाख रुपए, और मिनिमम सदस्य 2 और हाईएस्ट 200, ठीक है। कौन सी कंपनी है जिसके अंदर सदस्यों की कोई संख्या की लिमिट नहीं है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो कोई लिमिट नहीं है, वो हो जाएगी आपकी सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी। जिसके अंदर लिमिट है कि आप 200 से अधिक नहीं बढ़ा सकते, वो है निजी कंपनी, और जिसके अंदर केवल कर्ता धर्ता एक ही व्यक्ति रहता है वह ओपीसी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपनी के वर्गीकरण के बारे में। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर आप यहाँ तक का वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको थोड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी, मतलब समझने में भी थोड़ा रहता है क्योंकि बोरिंग रहता है थ्योरी समझना। जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते तब तब थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा, इसका फ्लो रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी पुटअप होते हैं, ठीक है, चाहे आप आरबीएससी के स्टूडेंट है चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट है। देखिए अब आते हैं अपन कंपनी के वर्गीकरण के बारे में। कंपनी के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी के बारे में। अब देखिए अभी जो हमने देखे कंपनी को मेनली क्या है, 3 टाइप्स की बता रखी थी। अब कंपनी को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो अलग अलग टाइप पे किया गया है। सबसे पहला आता है लाइबिलिटी बेस पर, यानी कि दायित्व के आधार पर कंपनियों के प्रकार। तो लाइबिलिटी के आधार पर कंपनियों के प्रकार में हम देखेंगे सबसे पहले कंपनी 3 प्रकार की बताई गई है इसमें। पहला अंशों द्वारा सीमित कंपनी, दूसरा गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, और तीसरा असीमित कंपनी।
यानी कि अंशों द्वारा लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें कोई गारंटी अंशों की देता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी यानी कोई व्यक्ति पैसे के बारे में गारंटी देता है कि इतनी कैपिटल हम खरीद लेंगे। फिर आता है असीमित कंपनी, जिसके अंदर क्या होता है कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर सदस्यों का दायित्व अनलिमिटेड रहता है, वो कहलाती असीमित कंपनी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या रहेगा, अंशों द्वारा सीमित कंपनी। पहला है अपना अंशों द्वारा सीमित कंपनी, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी कि कोई व्यक्ति या कोई कंपनी क्या करती है, गारंटी देती है कि इतने शेयर मिनिमम वो खरीद लेगी, तो वो अंशों द्वारा सीमित कंपनी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर पढ़ लेते हैं, कंपनी अधिनियम 2013, ध्यान रखना कंपनी अधिनियम 2013 है, जिसकी धारा 222 के अनुसार एक कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके पार्षद सीमा नियम द्वारा, और यहाँ पर भी एक अच्छी बात आती है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व कहाँ निर्धारित किया जाता है, उसके पार्षद सीमा नियम है। और एक चीज याद रखना, सीमा में हर चीज सीमा में रहेगी, तो दायित्व भी तो उसकी एक लिमिट है, तो ये सीमा नियम के अंदर बताया गया। दो तरह के होते हैं, एक तो पार्षद सीमा नियम होता है और दूसरा क्या होता है बताइए, पार्षद अंतर नियम। उनके द्वारा धारित अंशों पर अद्यत राशि की सीमा तक ही सीमित रहता है, यानी कि किसी भी शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटी है वो उसके शेयर अमाउंट तक ही लिमिटेड रहेगा। ठीक है, कहाँ तक रहेगा, अंश की अंशों पर अद्यत राशि की सीमा पर। अब ये क्या होता है, अद्यत राशि का मतलब होता है कि अगर मान लो मैंने 10 रुपए का एक शेयर परचेज, 100 रुपए का एक शेयर परचेज किया, तो मेरा लाइबिलिटी सिर्फ 100 रुपए का है। अगर मान लो कंपनी को कभी करोड़ों का भी नुकसान हो जाता है तो मेरे को सिर्फ 100 रुपए तक पे करना है। अगर उसके अंदर मैंने 70 रुपए अगर पे कर रखे हैं कंपनी को, कितने रुपए, 70 रुपए पे कर रखे, तो मेरे को और कितने करने, 30 रुपए और पे करने। आ रहा है समझ में, यानी कि यहाँ मेरी लाइबिलिटी सिर्फ बकाया राशि तक ही सीमित रहेगा, यानी अद्यत राशि तक सीमित रहता है। अद्यत का मतलब होता है बकाया, जिसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो वह अंशों द्वारा सीमित कंपनी कहलाती है। तो इस तरह की जो कंपनी होगी जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी, अगर उनके जो बकाया अमाउंट है, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, वहां तक ही लिमिटेड रहती है, तो वो कहलाती है सीमित कंपनी। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इसमें बहुत अच्छा, यदि राम के पास एक्स लिमिटेड के, एक कंपनी एक्स लिमिटेड के 10 रुपए वाले 6000 अंश है। अब 10 रुपए वाले 6000 हुए, तो इसका मतलब उसको 60,000 रुपए देना है, जिन पर 7 रुपए प्रति अंश पूर्व में ही भुगतान कर चुका है। अब बताइए 7 रुपए तो वो दे चुका है, 10 रुपए में से 7 रुपए तो दे चुका है, अब बाकी कितने हैं, बाकी है 3 रुपए, तो उसकी लाइबिलिटी 3 रुपए है पर शेयर, और कितने अंश हुए, 6000 शेयर हुए। तो इस तरह से 3 इंटू 6000 करेंगे तो उसका दायित्व शेष राशि 3 इंटू 6000 यानी 18,000 तक रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? चलिए मेरे को एक बताइए कि क्या रहेगा इसका आंसर, कमेंट में भी बता देना मेरे को। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने 50 शेयर खरीदे हैं, कितने शेयर खरीदे हैं, 50 शेयर, तो पर शेयर है 50 शेयर खरीदे हैं और शेयर की रेट है मान लो 20 रुपए। ठीक है, 50 शेयर्स हैं और 20 रुपए पर शेयर उसकी रेट है। ठीक है, 50 शेयर है, 20 रुपए पर शेयर है, जिसमें से इस 20 रुपए में से उसने 15 रुपए पे कर दिए हैं। कितने रुपए पे कर दिए हैं, 15 रुपए पे कर दिए। तो बताओ उसके कितने रुपए बाकी रहेंगे, आउटस्टैंडिंग कितने रहेंगे, आउटस्टैंडिंग रहेंगे 5 रुपए, क्योंकि 20 रुपए तक का टोटल शेयर है, जिसमें से 15 तो वो पे कर चुका है, 5 रुपए बाकी है। तो बताइए उसकी अद्यत लाइबिलिटी यानी कि बकाया जिसको बोलते हैं दायित्व, कितना रुपए रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, जितने शेयर हैं और जितना अमाउंट बाकी है उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 50 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएंगे 250 रुपए। तो उसकी लाइबिलिटी रहेगी सिर्फ 250 रुपए, क्योंकि 15 रुपए के हिसाब से तो वो पे कर चुका है, और जो पे कर चुका है वो उसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। अब लाइबिलिटी कौन सी रहेगी, 50 शेयर हैं और 5 रुपए के हिसाब से हैं, तो क्या लिखेंगे 250 रुपए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। अब गारंटी द्वारा सीमित कंपनी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 221, यहाँ ध्यान रखना उल्टा चल रहा है, उल्टा चलना का मतलब कम हो रहा है, पहले 21 आता है फिर 22 आता है, तो यहाँ याद रखना अंश होंगे 22 के अंदर और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी हो जाएगी 21 के अंदर। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व उसके सीमा नियम में निर्धारित उस राशि तक सीमित रखा है
जो कंपनी के समापन के समय कंपनी की संपत्तियों के लिए अंशदान करने का वचन देते हैं। अब क्या होता है कि कंपनी का जब समापन किया जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप, तो कंपनी का जब समापन किया जाएगा तो जो व्यक्ति कहता है कंपनी के समापन पर पैसा देंगे, उनसे जो पैसा लिया जाएगा वो गारंटी अमाउंट कहलाएगा। समझ में आ गया? कंपनी का समापन यूं तो होता नहीं है, लेकिन जब भी भविष्य में एक बार समापन किया जाएगा, मतलब कंपनी को खत्म किया जाएगा, बंद किया जाएगा, तो उस बंद करते समय जो भी बकाया है लाइबिलिटी उनका पेमेंट करने के लिए जिन लोगों ने गारंटी दी है उनसे गारंटेड अमाउंट लेंगे। तो गारंटी वाला अमाउंट जो लिया जाएगा वो समापन पर लिया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, अंशदान करने का वचन देते हैं, अर्थात गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की कंडीशन में ये रहेगा। ठीक है, और ये गारंटी कौन पे करेगा? जो गारंटी वाले साझेदार हैं वही गारंटी पे करेंगे। सॉरी, साझेदार नहीं, मेंबर यानी सदस्य रहेंगे। नेक्स्ट है, और यह पार्षद सीमा नियम, क्योंकि ये चीज भी सीमा निर्धारित करती है, इसलिए सीमा नियम में वर्णित राशि तक सीमित होता है। सीमा नियम में उल्लिखित राशि से अगर अधिक राशि का भुगतान करने के लिए सदस्यों से मांग नहीं की जा सकती है, यानी कि जिसने जितनी गारंटी दी है उससे बस उतनी ही राशि मंगाई जाएगी, उससे ज्यादा कंपनी उनसे पैसा नहीं मंगाई जाएगी या वो राशि नहीं मंगा सकते। यहाँ तक समझ में आ गया। और तीसरा आता है हमारे असीमित कंपनी, जिसको बोलते हैं हम अनलिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर क्या होता है, कंपनी अधिनियम 292 के अनुसार एक कंपनी जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, यानी यहाँ पर जो भी मेंबर है उसकी लाइबिलिटी की कोई भी लिमिट फिक्स नहीं होती, यानी कि असीमित कंपनी कहलाती है। अर्थात ऐसी कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, यानी कि ऐसी कंपनी होंगी जिसके अंदर सदस्यों का दायित्व असीमित रहता है, यानी कि अगर घाटा आ गया तो आपको भरना ही भरना है, ये कहलाती है अनलिमिटेड कंपनी। तो अभी तक हमने कंपनी के बारे में देखा था, वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में। कंपनी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी, यानी कंपनी के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनियां 3 प्रकार की बताई थी हमने, एक व्यक्ति द्वारा निजी कंपनी जिसमें 2 और हाईएस्ट 200, सार्वजनिक कंपनी जिसके अंदर मिनिमम 7 और हाईएस्ट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक यानी पब्लिक कंपनी के अंदर कुछ कंडीशन है हमने देखी थी। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 और हाईएस्ट 200 पर्सन होंगे। प्राइवेट कंपनी के अंदर अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक को ऑफर नहीं दे सकते। ठीक है, अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, मिनिमम कैपिटल आपको 1 लाख रुपए रखनी है, ये चीज थी आपकी प्राइवेट कंपनी में। और पब्लिक कंपनी के बारे में हमने क्या देखा था, पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपको 7 मेंबर्स रखने पड़ेंगे, रजिस्टर करने पड़ेंगे, और हाईएस्ट की कोई लिमिट नहीं है। आप पब्लिक में शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, आपको अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लिखना पड़ेगा क्योंकि आप कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड वाले लिखेंगे और लिमिटेड पब्लिक वाले लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपनियां देखी थी। फिर कंपनी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था कि किस टाइप से बांट सकते हैं। उसमें हमने देखा था अंशों द्वारा सीमित कंपनी, जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी सदस्य जुड़ता है उसके बकाया जो राशि है वहीं तक उसका दायित्व रहेगा। दूसरा देखा था हमने गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जिसके वाइंडिंग अप पर जिन व्यक्तियों ने गारंटी दी है, जिन सदस्यों ने गारंटी दी है पैसा देने की, उनसे पैसा वसूल किया जाएगा कंपनी के वाइंडिंग अप पर यानी कि समापन पर। और तीसरा देखा था असीमित कंपनी, यानी कि जिसके अंदर सदस्यों को क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, यानी कि कभी भी जब भी लॉस हो जाएगा, कंपनी के समापन हो चाहे बीच में हो, तो उनसे पैसा वसूल किया जाएगा। तो इस तरह से हमने कंपनी के बारे में देख लिया और आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके क्लासमेट हैं या फिर कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो क्लासें पढ़ना चाहते हैं, ये सेकेंड ईयर वालों के लिए भी थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो आप क्या कीजिए, उनको लिंक शेयर कीजिए, उनको बताइए कि इस तरह से है, हो सकता है मेरा ये प्रयास उनके लिए कुछ काम कर जाए, उनके कुछ फायदा दे जाए, है ना। तो मतलब वो भी पढ़ने वाले हैं तो सब पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके पास भी लिंक शेयर आएंगे। मतलब इस तरह से क्या होगा, मैं भी मोटिवेट रहूंगा क्योंकि रहेगा क्या, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, ठीक है, व्यूज बढ़ेंगे, तो मेरे को भी क्या है कि अच्छे अच्छे वीडियो बनाने में या मेरे को भी और जो रहेगा वो करूंगा, मेरे से जितना हो सकेगा मैं बहुत अच्छा करने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और बोलिए सब्सक्राइब कीजिए और उनको बताइए कि देखिए मैं क्या करूंगा इसके और आने वाले टाइम में, मतलब बहुत अच्छा और बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कंपनी की अंश पूंजी यानी कि शेयर्स ऑफ कैपिटल के बारे में। तो कंपनी की अंश पूंजी यानी शेयर ऑफ कैपिटल क्या होती है, इसके बारे में बता रखा। अंश पूंजी से आशय उस राशि से है जिसे एक कंपनी अंशों का निर्गमन कर एकत्रित कर सकती है,
यानी अंश पूंजी का मतलब क्या होता है, कंपनी अपने शेयर्स का इशू करती है, उस इशू से जो पैसा इकट्ठा होता है उसे अंश पूंजी कहते हैं, या एकत्रित कर चुकी है। एक कंपनी की पूंजी निर्धारित मूल्य वाली छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त होती है। अब छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त होती है जिसे अंश या शेयर कहते हैं। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, टुकड़ा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे रुपए 1, रुपए 2, रुपए 5, रुपए 10 या रुपए 100, और ऐसी प्रत्येक इकाई अंश कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे एक कंपनी की कुल पूंजी है, यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 1 करोड़ के अंदर टोटल उसकी कुल पूंजी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 1 करोड़ की है तो 10 रुपए वाले अगर शेयर में डिवाइड करेंगे तो 1 करोड़ के अंदर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 10 लाख रुपए। यहाँ देखिए इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, तो ये 10 लाख होंगे वो अंश कहलाएंगे, न कि पूंजी। ठीक है, पूंजी तो होगी 1 करोड़ रुपए, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से 10 लाख अंश में विभक्त होगी। समझ में आ गया। तो ऐसी दशा में इस कंपनी की कुल पूंजी 10 वाले 10 लाख अंश होंगे तथा अंश का अंकित मूल्य यानी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू रुपए 10 होगा। समझ में आ गया। अंकित वैल्यू कितना होगा, 10 रुपए होगा, पर शेयर की वैल्यू 10 रुपए होगी। ठीक है, अब अपन कल पढ़ेंगे अंशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ शेयर्स के बारे में। ठीक है, तो अभी तक के लिए फिलहाल इसका इतना ही। अगला 2nd, 3rd, 4th पार्ट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।